लगता है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आगे चल के आपको कई जगह हेल्प मिलेगी इस टॉपिक से। दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। क्लियर? फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं, यस सर। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यस सर। क्या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं? तो बच्चे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में आपके पास कोई पूछे क्या होता है तो बेसिक सा डिस्कशन ध्यान रखना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। फर्स्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसको बच्चे हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं डॉट प्रोडक्ट। चाहे स्केलर बोलिए या डॉट बोलिए, दोनों एक ही चीज होते हैं। सेकंड बेटा प्रोडक्ट आता है आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट से टोटली डिफरेंट है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको बेसिकली बेटा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर? तुम्हें समझ में आ जाएगा डॉट और क्रॉस बोलने का ट्रिक क्या है। अगर ए को बेटा बी से मल्टीप्लाई करें और ऐसे लिख दें ए डॉट बी, या ए को मल्टीप्लाई करें बी से और क्रॉस बी लिख दें, तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो होगा बेटा डॉट प्रोडक्ट होगा, तो स्केलर होगा और डॉट बोला जाता है। और जब वेक्टर प्रोडक्ट आता है बेटा तो आपका यहाँ पे क्रॉस बोला जाता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं? सर डाउट क्या, अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो बच्चे का मैं स्केलर प्रोडक्ट की बात करूं यहाँ पर, क्या इसको ऐसे पढ़ा जाता है सिंपली ए डॉट बी। इसका मैग्नीट्यूड बेटा क्या होता है, सिंपल से ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर, और जो वेक्टर्स लिए उनके बीच का कुछ भी एंगल आ रहा होगा थीटा, तो cos थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ये क्लियर है बेटा? तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा का ध्यान से देखो। सर आपने करा क्या, सर आपने एक वेक्टर यहाँ पे ए लिया, एक वेक्टर बच्चे आपने यहाँ बी लिया, ये ए था आपके पास, ये बी था आपके पास, और एंगल कितना लिया बच्चे आपने, थीटा। दो वेक्टर्स का अगर कोई डॉट प्रोडक्ट पूछे तो सिंपल सा आंसर आता है बेटा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। क्लियर? यस सर। यस सर। यस बेटा, एक मिनट बेटा, जस्ट एक मिनट में पेंसिल अपनी चार्ज कर लो। पेंसिल बेटा चार्ज करने का ही टाइम नहीं मिल रहा है। आईपैड चार्ज होता है तो उस सॉकेट में चार्जिंग लगी होती है, तो एप्पल पेंसिल नहीं चार्ज होती है। एक मिनट, बस एक मिनट में बेटा काफी कुछ चार्ज हो जाती है। कल वाले पॉइंट्स में किसी को डाउट है बेटा? उससे पहले वाले किसी पॉइंट में किसी को डाउट हो? ठीक है बच्चे, तो ए डॉट बी की वैल्यू बच्चे क्या आती है, ए बी cos थीटा। नेक्स्ट बेटा पॉइंट आता है कि सर इसके जो रिजल्ट्स हैं कौन हम लोग लिखें। तो रिजल्ट्स बेटा सिंपल सिंपल से हैं, जिसे हमें एक बार अच्छे से लिख लेना है। फर्स्ट, अगर आपके दो वेक्टर्स बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो बच्चे आप ए डॉट बी की वैल्यू जब आप लिखोगे तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा बेटा, ए इंटू बी इंटू cos 90, cos 90 जीरो तो जीरो। तो अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी की वैल्यू बेटा क्या आती है, जीरो आती है। इस हिसाब से बच्चे का पूछो आई डॉट जे, आई एक्स एक्सिस में, जे वाई एक्सिस में, जे डॉट के या के डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर जीरो आएगा। थर्ड बच्चे इसमें एक और चीज आती है कि ए डॉट बी लिखिए बच्चे या बी डॉट ए लिखिए, ये कॉम्पिटिटिव होता है। दोनों से वैल्यू ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो तो ए बी cos थीटा ही आती है। ऑर्डर बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखता। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे
परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर बच्चे इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो वेक्टर्स आपने लिए हैं, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट, अगर एक्यूट एंगल होगा तो बच्चे ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा विद cos थीटा इज पॉजिटिव, तो a डॉट b की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो अगर कहीं पता लग जाए कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो श्योरली उनके बीच का एंगल आप एक्यूट कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट बच्चे, इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज ऑब्ट्यूज, अगर a और b के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज माना जाए तो a डॉट b की वैल्यू क्या होगी, तो a डॉट b हो जाएगा बेटा a b cos थीटा, cos ऑफ ऑब्ट्यूज याद है cos सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो ये वैल्यू बेटा लेस देन 0 होगी। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बेटा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 कब होगा, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। डाउट तो नहीं बेटा इसमें? फिफ्थ पॉइंट आइटा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, यस बेटा सर क्लियर हो गया, सॉरी। आई डॉट आई बच्चे कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर, और आई डॉट आई, तो आई और आई दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे इसलिए पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो 0 लोगे, 0 तो प्लस 0 के हिसाब से 1। तो बच्चे सोचने की जरूरत नहीं, आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के, ये तीनों वैल्यूज बेटा 1 आती है, क्योंकि इस बार आपने मल्टीप्लाई किया और cos 0 और आ गया, तो सर आई डॉट आई जे डॉट, हाँ बच्चे आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट वैल्यू 0 होती है, 1 होती है। सर आई जे और के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं कि ये बेटा मैंने 120 पे आपको होते हैं, पढ़ाया था, 120 पे होते हैं। मैंने आपको बताया था आई अलोंग एक्स एक्सिस आता है, यस सर, y along j along y एक्सिस आता है, यस सर। और k along z एक्सिस आता है। सो तो ये तो तीनों फिर बेटे, हाँ बोलो तो फिर तो सर आई आई डॉट जे, डॉट, सर मैंने बेटा आई आई डॉट जे, डॉट आई बोला, नो मैंने सर, आई डॉट आई बोला सर सेकंड वाले में सेकंड में, आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट के क्यों हो सर? सर क्योंकि बेटा, उनके क्योंकि बस एंगल तो अलग होंगे ना। बच्चे ये स्केलर प्रोडक्ट है, यहाँ पे आई डॉट जे का एक वैल्यू आ रहा है, देखो जे डॉट के का एक वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज बाय चांस क्या हो रही है, 0 हो रही है ना। यस सर, आप बच्चे फिर से देखो, आई डॉट जे अगर पूरा सॉल्व करोगे भी तुम, मान लो तुमने आई डॉट जे लिखा, तो यस आई सर, डॉट जे किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट 0। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल 90 के हिसाब से cos 90 0 हो गया। यस सर, आई डॉट जे 0 है तो देखा जे डॉट के, देखे कितना होगा, जे डॉट के कितना होगा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल कितना होगा 90। तो सही तो लिखा है बच्चे, यस सर, क्लियर, यस सर, डाउट तो नहीं। नो सर। नेक्स्ट बच्चे पॉइंट आता है यहाँ पर, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए हो, एक वेक्टर बी हो, तो इसको बहुत अच्छे से बेटा आपने एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा, एक्स वाई जेड, सो उसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई, जेड कंपोनेंट ए जेड, ऐसे बी का कितना हो गया बेटा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। ओके, अगर ऐसा आता है तो बच्चे बताना ए डॉट बी कितना होगा। तो टेक्निकली बेटा टोटल टर्म्स कितने हैं आपके पास, सर 3 टर्म्स यहाँ पर है, 3 यहाँ पे, मल्टीप्लाई करोगे तो 9 टर्म्स आने चाहिए ना। जब वो 9 के 9 टर्म्स को एक बार लिखो, सर लिखे, ये सर एक बार की मेहनत तो है। पहला होगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, दिख रहा है, आप इसको इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, फिर ए एक्स बी जेड आई डॉट के, देखो देखो ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी जेड आई डॉट के, फिर बच्चे मल्टीप्लाई करेगा ए वाई को,
तो पहला टर्म बेटा क्या आ जाएगा, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, नेक्स्ट ए वाई बी वाई, मल्टीप्लाई करिए बेटा, ए वाई बी वाई एंड ए वाई बी जेड, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, नेक्स्ट बेटा लिखिएगा ए वाई A by बी जेड B Z J dot K. डॉट के, क्लियर। सिमिलरली ए जेड मल्टीप्लाई करिए बेटा, A Z ए जेड B बी एक्स B Y B X के I डॉट आई, ए जेड बी वाई, बहुत पेशेंटली लिखते जाइए बेटा, एक बार ही लिखना है आपको अभी से लेके अपने बुढ़ापे तक, अगर वेक्टर पढ़ते हो तो ठीक एक ही बार लिखोगे, ए जेड बी जेड के डॉट के, क्लियर। अब बच्चे बताना इस डिस्कशन में कौन कौन से टर्म बच जाएंगे, यहाँ ए एक्स बी एक्स था और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे बताना बेटा क्या होगा 0, आई डॉट के क्या होगा 0, जे डॉट आई क्या होगा 0, फिर एक टर्म बच जाएगा बेटा ए वाई बी वाई, ऐसे ए जेड, इसको 3 को छोड़ के बाकी सब टर्म क्या हो जाएंगे बेटा, इन तीन को छोड़ के बाकी सब टर्म क्या हो जाएंगे 0, तो आपका आंसर बड़े प्यारा आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, अच्छा आई डॉट आई कितना होता है 1, ए वाई बी वाई जे डॉट जे कितना होता है 1, और ए जेड बी जेड के डॉट के कितना होता है 1, तो बच्चे बताओगे ए डॉट बी की वैल्यू क्या बनी, तो ए डॉट बी हो गया ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड, क्लियर। Yes sir. कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? No sir. एक पॉइंट बेटा थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से मिस हुआ, आपको कार्डिनल सिस्टम में क्योंकि आज दिमाग में मल्टीप्लिकेशन फिनिश करना है, कार्डिनल में कैसे लिखते हैं जल्दी में बताना भूल गया, तो मैं इस जगह को बेटा यूज कर लेता हूँ, छोटा सा डिस्कशन है, आपको एक मिनट समझ में आ जाएगा। अगर वेक्टर आप ऐसे लिखते हो ए और आप लिख दो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, समझ में आया क्या करना है? इसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि ये आपके पास x, ये y, ये z, अगर x y z है तो बच्चे आप x में कितना चलेंगे 3, y में कितना चलेंगे 4 और z में कितना चलेंगे बच्चे आप 12, क्लियर। तो क्या बच्चे आपको एक शू बॉक्स बनता दिख रहा है? सर आपको दिख रहा होगा, हमें तो नहीं दिख रहा। बच्चे ध्यान से देखो, एक शू बॉक्स ऐसा सोच सकते हो ना, जो साइड से सबके पैरेलल ड्रॉ करते जाओ, दिख रहा है? क्लियर? Yes sir. तो आप बताना बेटा तुम एक कॉर्नर से चल के डायगोनल अपोजिट कॉर्नर में पहुंच गए, तो मैं ये जो वेक्टर है बेटा एक पिंक वेक्टर दिखा देता हूँ बेटा, ओरिजिन से यहाँ पे आया, तो ये वेक्टर जो आया होगा बेटा कितना होगा सर, दिस विल लाइक 3i प्लस 4j प्लस 12k कैप, क्लियर। अब ये बॉडी डायगोनल की अगर आपसे कोई लेंथ पूछे तो क्यूबॉइड बना नहीं बना, क्यूबॉइड बॉडी डायगोनल की लेंथ बेटा याद हो तो कितनी आती थी, अंडर रूट ऑफ L square plus B square plus H square. तो एल स्क्वायर आता था बेटा, एक डायमेंशन एल हो गई, बी हो गई, एच हो गई, इसको चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर वेक्टर होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्लियर है। तो वेक्टर का अगर कोई पूछे मॉडुलस कितना होगा, तो मॉडुलस सिंपल से आपको लिख के दे दिएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्लियर है। चलो एक दूसरा वेक्टर बेटा बना के देखो, मैं एक वेक्टर बी लिखता हूँ, बी वेक्टर दे दिया बेटा आपको 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप, क्लियर। अब कोई वेक्टर बेटा बनाओगे तो देखना तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सिंपल से यहाँ पर आप लाइंस ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, क्लियर। तो अब बच्चे बताना आपको कितना चलना है, एक्स एक्सिस में कितना चलना है 6, वाई में कितना चलना है बेटा 2, और बाहर कितना आना है बेटा 8, क्लियर। क्या फिर से एक शू बॉक्स बना सकते हो? हाँ सर एक शू बॉक्स बन जाएगा, देखो शू लेते होगा ना तो बेटा इस तरह के बॉक्स में तो आते हैं ना, तो
इस तरीके से बेटा बॉक्स के दोनों बॉक्स अलग अलग है। हाँ सर, इस बेटा ध्यान रखना, x में कितना चले बेटा 6, y में कितना चले 2 और बाहर कितना निकल के आया 8। तो क्या बॉडी डायगोनल की लेंथ क्लियर है कितनी होगी? यस सर। डायगोनल की लेंथ क्लियर है, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। डन है? √104। कितना आ जाएगा बेटा टोटल आंसर? √104। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 2 100। स्क्वायर 4, तो √104 आएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। तो बेसिकली को मुझे वेक्टर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? Either you can resolve a vector into 2 components, अगर प्लेन में components। तो अगर 3D में जाओगे, आप जिस भी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो उस रूम में तुम्हें 3D वेक्टर्स दिख जाएंगे। चलो अपने अपने रूम में देखो, जहाँ बैठोगे उससे फॉर द मोस्ट कॉर्नर एक दिख रहा होगा, कोई तो कॉर्नर होगा, उस Yes, कॉर्नर से sir. बेटा वॉल के लॉन्ग चलो, वॉल के लॉन्ग जमीन पे चलो कुछ, तो वो वेक्टर हम आई कैप मान ले। वॉल के लॉन्ग ऊपर चलो तो कितना हो गया जे कैप। और अगर बाहर निकल के आओगे उस प्लेन से, तभी तक तो वॉल पे चल रहे हो, वॉल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा जेड एक्सिस। तो जब तक तुम प्लेन में हो तब तक तुम्हारा काम किससे चल जाता है 2 कंपोनेंट से, पर अब 3D में है तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं 3 कंपोनेंट। जैसे आपकी मूवीज आती है 3D, तो 3D मूवीज जो हमारी नॉर्मल मूवीज होती है 2D, जो पर्सन है हीरो है हीरोइन है वो स्क्रीन पे है। पर आप देखते होंगे डायनासोर की मूवी आती है, जुरासिक वर्ल्ड आया था, ऐसा इस तरह की मूवीज है, तो उसमें विद द हेल्प ऑफ लाइट कुछ स्पेशल इफेक्ट्स से हमें ऐसा फीलिंग दे देते हैं कि वो डायनासोर स्क्रीन से बाहर आ रहा है। तो डायनासोर जब तक इस प्लेन में मूव कर रहा है तब तक उसके पास एक्स और वाई है, पर आपको अगर ऐसी फीलिंग आ जाए कि प्लेन से बाहर आ रहा है तो उसमें जेड भी ऐड हो जाएगा। जेड होगा तो ax ay az का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये क्लियर है? तो अब बच्चे क्लियर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा ax by ay by az bz। डन? कोई डाउट तो नहीं? चलिए बच्चे, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। एक वेक्टर बेटा ऐसा था, उसको दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चे। ये वेक्टर बेटा कितने का था 30 का था, ये वेक्टर कितने का था बेटा 6 का था, और दोनों के बीच के एंगल बेटा 60 डिग्री मान लिया। फर्स्ट वेक्टर a है, सेकंड वेक्टर b है, तो बताइए a डॉट b की वैल्यू क्या होगी? बोलो 90 a डॉट b की वैल्यू बच्चे क्या आएगी? बहुत बढ़िया, किसी बच्चे का आंसर बहुत जल्दी आ गया था। a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, a 30, b का मैग्नीट्यूड 6 और एंगल इनके बीच का कितना बेटा 60, तो cos 60 आ गया। 30 into 60 कितना हो गया 180, cos 60 कितना हो गया 1/2, and answer will be like 90। तो a डॉट b की वैल्यू बच्चे क्या आती है यहाँ से 90 आ रही है ना? डाउट तो नहीं? सर ये कर क्या रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, सिंपल वैल्यू रखो बेटा। असली कहानी कुछ और है, मैं इसके 2 डिस्कशन दे रहा हूँ, शायद तुम्हें वहां से बात समझ में आए। अगर बच्चे मान लो आपके पास एक ब्लॉक हो, उस ब्लॉक के नीचे बेटा आपने इस तरीके से पैडल लगा दिया, दिख रहा है यहाँ पे व्हील्स लगा दिया। इस ब्लॉक पे बच्चे में अगर 30 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, फोर्स कितना लगा है 30 न्यूटन, और इस बॉडी को बेटा खींच के मैं यहाँ पे ले आऊं, कितना आगे ले आऊं बच्चे? ये पॉइंट आपका यहाँ से कितना आगे आ गया 6 मीटर। दोनों के बीच के एंगल बेटा अगर 60 डिग्री है, तो बताइए वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा? 90। तो बेटा बात समझो, मैथ्स बाद में आई थी। कहानी ये थी कि जब आप किसी चीज पे वर्क करते हैं तो आपने उसको कुछ पुश देकर उसकी स्पीड बढ़ाई होगी। इस जमाने में अगर पूछा जाए 30 के 2 कंपोनेंट आते हैं, सबको आता है। 30 का एक कंपोनेंट बच्चे आएगा 30 cos 60, एक कंपोनेंट कितना आएगा 30 cos 60, दूसरा कंपोनेंट आएगा बेटा 30
साइन 60। ऑनेस्टली बताना, बहुत देसी भाषा में पूछ रहा हूँ, इस ट्रॉली को, इस गाड़ी को धक्का किसने दिया? क्योंकि जिसने धक्का दिया होगा उसने स्पीड बढ़ाई होगी। तो 30 cos 60 ने क्या करा है बेटा? पुश किया है। कितनी डिस्टेंस तक? 6 तक। तो बताओ कि वर्क डन की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी यहाँ पे? सो वर्क डन हो जाएगा सर 30 cos 60 into 6। तो 30 cos 60 बेटा कितना आ जाएगा? 1/2, 15 into 6 and answer will be 90। क्लियर? तो बच्चे बताना, वर्क का कॉन्सेप्ट जब किसी टीचर ने बहुत मन से पढ़ाया होगा तो कहेगा वर्क करने की परमिशन केवल किसके पास है? कॉस कंपोनेंट के पास, जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगा। तो उसने लिख दिया होगा एफ डी कॉस थीटा। ये तो बाद में आके लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा बनाई, तो पहले ये चीज W इक्वल टू एफ कॉस थीटा डी आई होगी, ये पहले W इक्वल टू एफ डॉट डी आया होगा। बोलते ना पहले अंडा आया मुर्गी आया, पहले कौन आया होगा? एफ कॉस थीटा इनटू डी या एफ डॉट डी? सर f cos थीटा into d। क्योंकि तुम्हारे डिस्कशन में तुम्हें पता है धक्का एफ कॉस थीटा दे रहा है तो वर्क एफ कॉस थीटा करेगा। वो तो बाद में तुम उसे सुंदर बना के ऐसे लिख देते हो। क्लियर? समझ में आई बेटा बात? 30 और 6 की स्टोरी। अब क्लियर? यस सर। एक और डिस्कशन दे रहा हूं बच्चे, देखो अच्छे से। एक मेश था पानी की, ऐसे जाली लगा दी बच्चे। ये लोहे की जाली ऐसे लगी हुई थी, है ना? जाली समझते हैं ना, कहीं छानने के लिए हम लोग ऐसा लगा देते हैं। इस मेश का जो पूरा चार्ट था उसका बेटा एरिया 6 मीटर स्क्वायर दिया गया, और यहां से बेटा पानी ऐसे फ्लो कर रहा था। जो पानी का फ्लो था बच्चे वो इस तरीके से आ रहा है। पानी इस जाली से बेटा ऐसे जा रहा है, दिख रहा है? पानी का परपेंडिकुलर के साथ अगर वेलोसिटी बेटा मान लो v कितना है? v बच्चे मैंने मान लिया 30 मीटर पर सेकेंड है, और ये एंगल 60 डिग्री है। तो बताओगे ये जो पानी, जो जाली है, उससे क्या पर सेकंड कुछ पानी जा रहा होगा? हाँ सर। इससे पर सेकंड कितना पानी निकलेगा? तो बताओगे पानी का फ्लो 30 cos 60 की वजह से स्टैब्लिश होगा, ये 30 sin 60 की वजह से। जाली के क्रॉस, इस मेश के क्रॉस, इस मेश के क्रॉस, मेश से पास कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पांसिबल है? 30 cos 60 या 30 sin 60? बेटा मेश से पानी किसकी वजह से आ रहा है? 30 cos 60 की वजह से, 30 sin 60 की वजह से? सर साइन 6 क्या cos 60? cos 60 की वजह से ना बच्चे। तो यहाँ पे पानी पर सेकंड कितना फ्लो करता है उसकी वैल्यू हो जाएगी 30 cos 60, 30 into 1/2 into 6। ये हो जाएगा बेटा मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर पर सेकंड को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब पर सेकंड। तो 180 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी जाली से पास करेगा। क्या तुमने ये कॉन्सेप्ट कभी यूज किया? नहीं किया? बच्चे यूज करते हैं, जरा अच्छे से देखना, बच्चे सब यूज करते हैं। जब स्कूल में टैप लगा होता था ना, उस टैप के नीचे बेटा ग्लास ऐसे रखते हो क्योंकि पानी ऐसे गिर रहा है। मान लो बेटा टैप ऐसा था आपके पास और किसी बच्चे ने पानी भरने के लिए ग्लास ऐसे रख दिया, तो बताओगे किस में पानी भरेगा? फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में? फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड में क्यों नहीं भरा? क्योंकि जो वेलोसिटी आ रही है उसको एरिया से रिलेट करो तो 90 डिग्री एंगल आ गया ना, तो फ्लो 0 हो जाएगा। तो पानी आगे चल के 11th में पढ़ेंगे, एक सरफेस से प्रति सेकंड कितना पानी पास करता है वो A डॉट V होता है। वर्क डन कितना होता है? F डॉट V। पानी कितना पास करता है? A डॉट V। क्लियर? तो अब दिमाग में बात बैठी, पहले क्या आया होगा बेटा? मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका एक्सप्लेनेशन है। तो W को A डॉट B क्लियर है आपको? सर एक बार और समझा दो वो। कौन सा मेश वाला बच्चे? हाँ। बेटा थोड़ा सा आगे की बात छेड़ दी है, थोड़ा सा याद रखोगे बेटा। मतलब दिक्कत क्या है बच्चे, आप लोग एरिया को वेक्टर नहीं लेते हो। हायर फिजिक्स में जब भी आप फ्लो पढ़ते हो तो एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक, मैं तुम्हें समझाता हूँ बहुत अच्छे से एग्जांपल से। अगर मेरे पास बच्चे एक मॉल लिया मैंने, ये मेरे पास एक मॉल है
बड़ा सा शॉपिंग मॉल, 2020 में लोग जाया करते थे यहाँ पर, अभी मॉल बंद पड़ा हुआ है। अब बच्चे बताओ, अगर मॉल के गेट से लोग उसके पैरेलल निकल जाएं तो बताओ फ्लो क्या होगा? 0। क्योंकि जो एरिया वेक्टर है, एरिया हमेशा प्लेन से 90 डिग्री पे है और लोग निकल गए। तो बताओ मॉल के अंदर अगर लोग सामने, ऐसा होता नहीं होता, बड़ी बड़ी शॉप हो बेटा, मान लीजिए आपके बाहर के ब्रांड आ जाए, है ना, बड़े बड़े ब्रांड जिनको बेटा आप देखने जाओगे तो वही कपड़ा आप अगर बाहर लोगे तो 1000 का मिलेगा, उस ब्रांड में जाओगे तो 15,000 का लेंगे। मैं तो गलती से बच्चे एक बार, एक ही बार बस, कई बार हुआ, एक बार मैं यूएस के एक स्टेट कैलिफोर्निया, आपने नाम सुना होगा, यस कैलिफोर्निया की एक सर। सिटी में एक मॉल था। वहां पे ऐसे घूम रहा था ना, घूमते घूमते एक मॉल में ऐसा लिखा होता है कि थिंग्स आर वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, वी आर क्लोजिंग द स्टोर एंड 80% डिस्काउंट। तो मुझे मन किया कि चलो ठीक है, अकेले गया हूँ तो भाई कुछ घर वालों के लिए लेके चलता हूँ और सस्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मैं उस मॉल के अंदर एंटर किया, बहुत ही डिलेपिटेटेड, टूटा फूटा कंडीशन में था। पर बच्चे, मैंने जब उसका एक पर्स देखा, एक नॉर्मल पर्स जिसपे जिस क्लच पर्स जिसे बोलते हैं, हाथ में होल्ड करने वाला, मैंने कहा मैं ठीक है देखता हूँ। उसको उठाया तो बहुत बड़ा सा मजाक था उस पे, 80% प्राइस और 80% प्राइस डिस्काउंट है, इस पे 20% प्राइस से मिल रहा है। वो करीब शायद ऐसे 85,000 90,000 कुछ का था। तो मैंने कहा कि यार ये पर्स इतना कॉस्टली कैसे हो सकता है? तो इस तरह की जो शॉप्स होती है ना, उनमें हमेशा फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। डोर बाहर खुलता है, लोग पैरेलल निकल जाते हैं। ठीक। अब बच्चे बताओ, अगर मेरे पास पानी का मैश ऐसा हो बेटा और पानी ऐसे फ्लो करे, तो क्या जाली से कुछ पानी पास कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे भी यही चीज हुई थी। तो पानी का फ्लक्स कितना होता है? तो आप आंसर याद रखना, ए डॉट वी, याद रखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्लियर है बेटा आपको? अब एक बात बेटा मैंने बोली, छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया सा। एक वेक्टर बेटा आपके पास था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा वेक्टर था बेटा अल्फा आई कैप प्लस 9j कैप, या फिर इससे आप चाहो तो 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये वेक्टर्स बेटा आपने लिखे। क्वेश्चन में शर्त लगा दी गई, इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, तो अल्फा की वैल्यू बताइए बच्चे क्या होगी? If a is perpendicular to b, then find alpha. A is perpendicular to b, तो अल्फा की वैल्यू बच्चे क्या होगी? तो बच्चे मैंने डॉट प्रोडक्ट सिखाया ना आपको, क्या होता है? बड़ा सिंपल होता है। x x मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, y y मल्टीप्लाई कर दीजिए, z z मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट बताओ बेटा कितना आएगा? 2 अल्फा 18 प्लस 8। अगर a इज परपेंडिकुलर टू b है तो हमें थ्योरेटिकली पता है कि a डॉट b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 2 अल्फा प्लस 26 अगर 0 है तो अल्फा की वैल्यू श्योरली कितनी होनी चाहिए? -30. -30। क्लियर? चलो एक छोटा सा डिस्कशन बताना बेटा। ए लिखा बच्चे आपने यहाँ पर, ये आपके पास 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप था। बी की वैल्यू बेटा अल्फा j कैप -12k कैप थी। ठीक, बस इतनी थी। तो इस केस में बच्चे मुझे बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी इफ a is perpendicular to b?
16. 16. बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 16. तो कैसे लिखोगे बेटा? क्लियर है? ए डॉट बी आप लिखेंगे तो जहां पे ये आ रहा है तो इसको 0i लिख दे, तो आंसर हो जाएगा 0 प्लस 6 अल्फा माइनस 96 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर है तो 6 अल्फा माइनस 96 अगर 0 है तो अल्फा की वैल्यू 16। क्लियर? तो अगर दो वेक्टर्स को कभी बात की जाए कि परपेंडिकुलर है तो कंडीशनल ये आता है बेटा कि a डॉट b की वैल्यू 0 होनी चाहिए। पक्का? नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, बताना। एक वेक्टर बेटा आपको दिया गया यहाँ पर 4i कैप प्लस 4 रूट 3 j कैप, और दूसरा वेक्टर बेटा कितना दिया गया बेटा आपको 6 रूट 3 i कैप प्लस 6 j कैप। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बेटा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप निकाल सकते हो? तो बच्चे देखो एंगल कैसे निकालोगे। ए डॉट बी की वैल्यू बच्चे बताना मैथमेटिकली क्या आती है? AB बी cos theta. cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट हमें हेल्प भी करता है दो वेक्टर्स के बीच का कॉस वैल्यू निकालने के लिए। तो ए cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। cos थीटा इज ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। ये आ गया आपके पास। अब ए डॉट बी तो सबको निकालना आता है, क्या होता है? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, अगर तीनों होंगे तो ए जेड बी जेड लिख दीजिए, डिवाइड बाय बेटा ये क्या होता है? मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर सबको पता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो याद है? अभी तो इधर पहले आपने बॉडी डायगोनल वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। क्लियर? तो cos थीटा की वैल्यू बताएंगे बच्चे कितनी आ गई, याद रखेंगे आगे से इसे। सर क्या इस ट्रिक के हिसाब से हमारे क्वेश्चन में cos थीटा हम निकाल सकते हैं क्या? cos थीटा की वैल्यू बच्चे बताओ कितनी आएगी? ax bx 4 into 6 48 root 3. ay by 6 4 root into 3 4. into 6। ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 48 रूट 3। बिल्कुल सही। बताना मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस बोलो बेटा कितना होगा? अंडर रूट ऑफ Root 64. 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 3। अगला होगा बेटा 6 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 6 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना हुआ? 16। 16 इंटू 3 कितना? 48। 48 प्लस 16 कितना हो गया? रूट 64। 8. 6 स्क्वायर Root 144. रूट 144 बेटा आपके पास आ जाएगा। जरा वैल्यू बताओ बेटा, ऊपर कितनी थी? 48 रूट 3। Upon 64 का रूट 8 हो गया, ये 12 आ गया। 108. 48 डिवाइड बाय 96 के हिसाब से वैल्यू रूट 3/2 आ गई। तो ये जो दो वेक्टर्स बच्चे आपने सेलेक्ट किए थे दिख रहे हैं, इनके बीच के लिए कॉस वैल्यू जो आएगी एंगल की रूट 3/2 होगी, तो थीटा श्योरली 30 डिग्री आ गया। 30. Yes, sir. दो वेक्टर्स के बीच का बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालने की, सॉरी एंगल निकालने की ट्रिक ये बढ़िया सी है। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आप डॉट से निकाल दीजिए। सर मैं आपकी बात मान गया, पर क्या कोई और आसान तरीका भी था? ध्यान से देखो बेटा, ये 4i कैप प्लस 4 रूट 3 j कैप का मैग्नीट्यूड कितना आया था? 8। ये सर 8 का वेक्टर था, कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे। और दूसरा वेक्टर बेटा कितने का था? 12 का था, 6 रूट 3, 6 के हिसाब से 30 डिग्री पे। बताओ, एक 8 का 60 पे हो, एक 12 का 30 पे हो, तो क्या इनके बीच का एंगल आपको साफ साफ नहीं दिख रहा कितना होगा? 30 आएगा ना? क्लियर? तो डायग्राम
इसलिए माइंड ओपन करके रखो, जरूरी नहीं बेटा आप हमेशा सीधे सीधे भागे, कुछ अलग सोचोगे तो अच्छा सोल्यूशन निकालोगे। मैं आपको फिर से बताऊं, मेरे जितने बच्चे हैं बहुत अच्छे जो पढ़ने वाले हैं, उनके सोल्यूशन ज्यादातर मेरे से बेटर होते हैं। सर ऐसा कैसे, आप तो टीचर हो। भाई हम लोग तो सचिन तेंदुलकर हैं, आप लोग तो विराट कोहली है ना। हम लोग के पास एक्सपीरियंस है बच्चे, हम उस क्वेश्चन को अलग तरीके सॉल्व कर सकते हैं। और कोई जो बिल्कुल नया तरीका होगा वो बच्चों के पास ही होता है। क्लियर? पक्का? डॉट प्रोडक्ट क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। तो डॉट प्रोडक्ट के बाद से तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड बेटा हमने पहला पढ़ लिया। अब समझ में आ रहा है बेटा कि वेक्टर को वेक्टर से अब देखो, जब शुरू किया था तो कुछ और कहानी थी, तब तो समझ नहीं आया था लिख क्या रहे हैं, पर धीरे समझ में आया कि सर फिजिक्स में ऐसा कई बार होगा, जैसे फोर्स लगा के बॉडी को डिस्प्लेसमेंट देते हो तो वर्क आता है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, पर वर्क तो स्केलर है ना। तो सर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर आपका स्केलर आ जाए तो हमसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो सर। नेक्स्ट बेटा इसमें डिस्कशन आता है आपके पास, अब क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाइए। क्रॉस प्रोडक्ट बेटा देखना क्या होता है आपका, यहाँ पर ये बच्चे आपने यहाँ पे ए लिया, ये यहाँ पे आपने बी लिया, तो पूछे ए क्रॉस बी क्या होता है, तो अच्छे से ध्यान रखना बेटा, ए क्रॉस बी की वैल्यू बच्चे कितनी आती है, ए बी साइन थीटा एन कैप। से दिखने में अच्छा लग रहा था जब आपने ए बी साइन थीटा लिखा था। एन कैप क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा, ध्यान से देखो तो एक स्केलर टर्म हुआ, डायरेक्शन एन कैप से आ रही है, तो पूछे मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो सबको पता है बेटा मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सा ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में अगर सोचोगे तो ए बी साइन थीटा। तो आपके पास क्योंकि ए क्रॉस बी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना होगा, ए बी साइन थीटा। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन बेटा देना है एन कैप आ रही है। एन कैप कैसा वेक्टर है बोलो, यूनिट वेक्टर, बहुत बढ़िया, बताओ बता दो, अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल किसका, टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो यूनिट वेक्टर बेटा जो आपका नॉर्मल के लॉन्ग आ रहा होगा, किसके नॉर्मल, प्लेन ऑफ ए बी। सही है, प्लेन ऑफ ए एंड बी क्या हो बच्चे सोचो, तो अगर ए और बी ध्यान से देखो तो क्या ए और बी के बीच में कुछ आपको नहीं लगता है प्लेन बन रहा है, प्लेन तो होगा ना बच्चे यहाँ पर इसका। ऐसे फील करके देखोगे ए और बी क्या हो जाएगा, जो फुटबॉल ग्राउंड की जो लाइंस होती है ना, मार्किंग लाइंस, वो होगी, ए एक लाइन हो गई, बी एक लाइन हो गई, और यहाँ पे क्या करो एक झंडा लगा दो। ये झंडा क्या ए और बी दोनों से 90 डिग्री पर होगा, बोलो बच्चे क्लियर? तो कोई पूछे ए क्रॉस बी किधर होगा, तो बेटा ये डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, ए क्रॉस बी, ठीक। और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, एग्जैक्टली अपोजिट, तो ये बी क्रॉस ए आ गया। कोई डाउट तो नहीं? तो सर हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चे, देखो अच्छे से, डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं बच्चे, यहाँ पर राइट हैंड रूल की हेल्प लेते हैं। सर राइट हैंड रूल क्या होता है, बड़ा सिंपल, देखो आपको जब वेक्टर दिया जाएगा तो उसमें ऑर्डर में कोई एक तो पहले आ रहा होगा, हो सकता है ए पहले आ रहा हो सकता है बी पहले आ रहा हो। अब सब लोग अपने हाथ में अगर पेन है तो छोड़ दो, राइट हैंड फ्री रखो, है ना। राइट हैंड बेटा मैंने जिससे रखा अपने फेस के सामने रख लिया, दिख रहा है राइट हैंड सबको, अपना राइट हैंड देखो, मेरा नहीं देख सकते। अब चुपचाप राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको ए के लॉन्ग रखो, ऐसे रख दो बेटा, दिख रहा है, बना देता हूँ। राइट हैंड की फिंगर्स बेटा ऐसे रख दिया, किसकी डायरेक्शन में, ए के लॉन्ग, क्लियर। और थंब बच जाएगा। अब क्या करो, इन फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स को घुमाओ। अगर इन फिंगर्स को घुमाओगे बेटा किधर से किधर,
ए से बी की तरफ, तो जब आपने ए से बी की तरफ घुमाओगे तो पक्की बात है बेटा वो तो घूम गई लाइंस, दिख रही है फिंगर्स, ऐसे मुट्ठी जैसा बन गया होगा ना। पर एक भाई साहब जो थंब थे वो चुपचाप बैठे हुए, तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करता है बेटा वो डायरेक्शन किसकी होती है बेटा, ए क्रॉस। क्लियर? नो सर। अच्छा बच्चे एक काम करो, बहुत बढ़िया, एक और तरीके से सोच सकते हो, स्क्रू रोल से सोच लो। ए दिख रहा है बच्चे, बी दिख रहा है, ए से बी की तरफ क्या करो बच्चे, स्क्रू को घुमाओ, तो क्या स्क्रू का कुछ मूवमेंट आएगा, घुमाओ ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ घुमाओगे तो स्क्रू के बाहर की तरफ निकल रहा होगा, ट्राई करो, यस सोचो, सर। यस सर। जिधर स्क्रू निकल रहा होगा वो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की होगी। क्लियर? तो राइट हैंड रूल से बेटा या तो आंसर निकाल सकते हो या स्क्रू रूल से आंसर निकाल सकते हो, कोई डाउट तो नहीं? चलो बच्चे बताओ, अगर ये वेक्टर बेटा आपके पास सी हो और ये वेक्टर बच्चे डी हो, तो बताओ डी क्रॉस सी किधर होगा, अप होगा डाउन होगा? स्क्रू से सोचो, डी से सी की तरफ स्क्रू को घुमाइए, डाउन होगा। तो डी से सी की तरफ घुमाओगे तो स्क्रू घुमाओगे तो बच्चे नीचे की तरफ चलेगा ना स्क्रू, यस तो स्क्रू सर। किधर चल रहा है, डाउनवर्ड, तो ये डायरेक्शन डी क्रॉस सी की होगी। सी क्रॉस डी पूछा जाएगा तो स्क्रू उल्टा चलेगा, तो सी क्रॉस डी इधर आएगा। क्लियर है? यस सर। तो उस हिसाब से बच्चे का बात करूं तो ए क्रॉस बी की वैल्यू जो आती है बच्चे वो सिंपल दो चीजें होती हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना ए क्रॉस बी में। पहला तो उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, यूनिट वेक्टर एन कैप। क्लियर? ए बी साइन थीटा जो होता है बेटा आपका मैग्नीट्यूड होता है और एन कैप डायरेक्शन होता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करोगे बेटा? नो सर। चलो सर जैसे एन कैप है, अगर स्क्रू अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हाँ, एन कैप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉइंट करेगी, मतलब बस एन कैप अपवर्ड बोल दो, मैं आपको समझाता हूँ अभी। जैसे अच्छा। बच्चे मेरे पास अब बहुत देसी तरीका, ये बच्चे आपके पास x हुआ, ये y हुआ, एक वेक्टर बेटा आपके पास 3i कैप था, दिख रहा है, और एक वेक्टर बेटा कौन सा था, ये 3i कैप है, ये 4j कैप है। a वेक्टर 3i कैप है, b वेक्टर 4j कैप है। तो बच्चे बताइए a क्रॉस b क्या होगा? तो आप बोलोगे a क्रॉस b की दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। चलो जल्दी से बताओ डायरेक्शन क्या आएगी ए क्रॉस बी? स्क्रू को घुमाना है ए से किसकी तरफ, बी की तरफ, अपवर्ड। आउटवर्ड बोलोगे बेटा, आउटवर्ड। आप ऐसे घुमाओगे ना बच्चे तो आपकी तरफ आएगा ना स्क्रू। सोचो अगर यहाँ स्क्रू होता, एक बटन जैसा स्क्रू, सोचो घुमाओगे तो आउटवर्ड आएगा ना, ऐसा आएगा। ये डायरेक्शन किसकी होगी, ए क्रॉस बी की। ये डायरेक्शन क्लियर है क्या होती है, के कैप होती है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर क्लियर हो गया, के कैप। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या लिखा है बच्चे, ए बी साइन थीटा। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4, और दोनों के बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री। 90। तो साइन 90 लिख देना बच्चे। तो आंसर देखो पहली बार कितना है, वेक्टर को 12 वेक्टर के से कैप। मल्टीप्लाई करके क्या जो क्वांटिटी बनी है वो भी वेक्टर है क्या? वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आई क्या वो भी वेक्टर है? यस सर। यस सर। ओके। इसमें कोई डाउट बेटा? नो सर।
रूल समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाऊंगा भी तो पूरा। ये थोड़ा सा इन डेप्थ चलेगा, समझना पड़ेगा। टाइम की कमी से बेटा बहुत ज्यादा तेजी से खींच नहीं रहा हूं सर, ठीक है ना। अब धीरे धीरे एक पॉइंट बताना बेटा। रिजल्ट्स देखो। पहली बात बेटा, क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A इस बार सेम होंगे? नो सर। नो सर। सर गलत है। तो सही रिलेशन क्या है बेटा? A क्रॉस B और B क्रॉस A बेटा इस बार कैसे होंगे? अपोजिट होंगे मैग्नीट्यूड और सेम। इक्वल भी होंगे। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम होगा और अपोजिट होंगे। कैसे? मैं फिर से बेटा करके दिखाता हूँ। तो देखो मेरे साथ 2-3 बार करते हैं ना तो अपने आप याद हो जाता है। A से B की तरफ स्क्रू घुमाओ तो अप चलेगा, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी बेटा? A क्रॉस B की। और B से A की तरफ चलाओगे तो डाउन चलेगा, तो B क्रॉस से डाउनवर्ड होगा। तो A क्रॉस B अप और B क्रॉस से डाउनवर्ड। क्लियर? दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली कैसे बेटा? अपोजिट। अपोजिट। दूसरी बात बच्चे, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाए, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, है ना, दो वेक्टर अगर पैरेलल हो, ठीक, वो दो वेक्टर A और B मान लिए। If two vectors are parallel, then A cross B is equal to, जब बच्चे A cross B लिखोगे तो कितना आएगा? बच्चे दो वेक्टर पैरेलल हो जाए तो पैरेलल वेक्टर्स के लेकर ध्यान से, ये B आ गया बच्चे, ये A आ गया, दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा बेटा? 0। तो n कैप तो छोड़ो, साइन 0 ने बात ही खत्म कर दी। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0। दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? 0। थर्ड, जल्दी से बताओ बेटा, I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K, ये तीनों वैल्यूज क्या होगी? I क्रॉस I और I दोनों पैरेलल, 0। J क्रॉस J पैरेलल, K क्रॉस K पैरेलल। तो सिंपल सी बात है बेटा, I क्रॉस I, J क्रॉस K, K क्रॉस K, तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? 0 आएगा। 0। क्योंकि पैरेलल है तो तीनों में साइन 0 साइन 0 साइन 0 आके बात ही खत्म कर देगा। लेकिन बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं I क्रॉस J क्या होता है? I क्रॉस J बोलो बेटा क्या होता है? तो I क्रॉस J क्या होगा बेटा? मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर, I क्रॉस J sin 90, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर 1, मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर 1 sin 90, और एक वेक्टर आपका n कैप आएगा, तो भाई ये 1 आ गया और n कैप। बच्चे बताओ I क्रॉस J से परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? हाथ चला के बताओ, I क्रॉस J से घुमाओ, I से J की तरफ घुमाओगे तो ये वेक्टर आएगा ना। तो एक ऐसा वेक्टर जो I और J दोनों से परपेंडिकुलर हो, कौन सा बनेगा? K कैप। तो आगे से ध्यान रखना, I क्रॉस J किसके इक्वल होता है? K कैप। सिमिलरली बच्चे बताओ जल्दी से, J क्रॉस K किसके इक्वल होगा? I कैप। एक बार रुक जाओ, देखो तो सही। तो मॉडुलस 1, आपके पास बेटा 3 तो 1 आ गया यहाँ पर और एक n कैप आ गया। और J क्रॉस K बच्चे क्लियर ना क्या होता है? ये J हुआ, ये K हुआ। J क्रॉस K हाथ ऐसे घूमेगा, स्क्रू घूमेगा तो ये आउटवर्ड आएगा, तो ये J क्रॉस K। J क्रॉस K की डायरेक्शन को पूछे यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, तो आपका J क्रॉस K की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बोलो बेटा क्या आएगा? n कैप, और n कैप I कैप हो जाएगा। तो सर इसको याद करने की क्या कोई ट्रिक है? हाँ सर, इसको याद करने की ट्रिक, हम लोग क्लॉक बनाते हैं, क्लॉक में टॉप पे I रख दो, यहाँ पे J रख दो और यहाँ पे K, और क्लॉक कैसे घूमती है क्लॉकवाइज, तो I क्रॉस J किसके इक्वल होगा? K। आगे बढ़ते जाओ, I क्रॉस J किसके इक्वल होगा? K। ऐसे में J क्रॉस K किसके इक्वल होगा? I कैप। तो बेटा I क्रॉस J किसके इक्वल होगा? K। J क्रॉस A किसके इक्वल होगा? I। I। K क्रॉस I को पूछे तो कितना होगा? J कैप। हाँ, घड़ी कैसे घूमती है क्लॉकवाइज? अब तुमने बदतमीजी कर दी, उल्टी घड़ी घुमाओगे। अगर उल्टी घड़ी घुमाई बेटा तुमने, बोलो तो आंसर क्या आएगा? J क्रॉस I किसके इक्वल होगा?
माइनस के कैप, आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा, माइनस जे J कैप, cap के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, माइनस। minus I cap. क्लियर Yes sir. बच्चे, कुछ और क्लैरिटी बढ़ी इसमें? No sir. क्रॉस प्रोडक्ट बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, डिस्कशन के बीच में हम लोग अभी क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा कल डिस्कस करता हूँ, कल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट वीक से बच्चे आपका हम लोग चैप्टर जो पिक करेंगे मोशन एंड स्ट्रेट लाइन पिक करेंगे, ठीक है? तब तक आप लोग वेक्टर्स पे, मैथ्स पे थोड़ा वर्क करिए अच्छे से, वो आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, डाउट तो नहीं बेटा इसमें? ओके, एक मिनट रुकना बेटा, मैं आप लोग को नोट्स अगर शेयर करूं, देखो आपके ग्रुप पे आ पाता नहीं आ पाता। नहीं, जूम पे जाना है इसको। इसमें ना पता नहीं डॉक्यूमेंट शेयर करने का ऑप्शन तो होता है शायद। ठीक है, नोट्स बेटा मैं आपको कैसे करके सेंड करवाता हूँ, ठीक है? आज तक के पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को? Yes sir. ओके, बाय बाय। Bye sir.